हेलो दोस्तों, मेरा नाम है चेतन और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। और आज हम द एबंडेंट प्रिंस के एपिसोड 41 को नरेट करेंगे। और हो सकता है कि आज आपको मेरी वॉइस थोड़ी डाउन लगे क्योंकि मुझे सर्दी हो गई है, तो इसके लिए मुझे माफ़ करना। और चलो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है शाम को 6 बजे कैफेटेरिया के सामने। जियोन के पहुंचते ही वहां पर कैडेट्स की भीड़ लग जाती है और सभी यहां पर जियोन से बात करने आए थे। सभी में बहस हो रही थी कि आखिर कौन पहले जियोन से बात करेगा। ह्योबोंग सभी को ही कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, पर उसके लिए कंट्रोल कर पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। इसलिए ह्योबोंग चिल्लाकर कहता है, आखिर तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई ऐसे झगड़ा करके मेरे लॉर्ड से बात करने की? अगर तुम लोगों को मेरे लॉर्ड से मिलना है, बात करना है, तो जो जो यहाँ पर पहले आया था उस हिसाब से लाइन बनाओ। गोवांग और वोमिन ये देखकर सोच रहे थे जैसे कि ह्योबोंग से एक्सपेक्ट किया जा सकता है, उसे ऐसा काम करना बहुत ही पसंद है। गोवांग वहीं पर सोच रहा था, जितना सोचा था र्यूमर उससे कुछ ज्यादा जल्दी फैल गया। आई गेस कुछ ऐसा ही होना था। लॉर्ड ने बस होजिन को ही हराया नहीं बल्कि यूजेन को नॉकआउट कर दिया है। अब हमारे लॉर्ड भी वाइस लॉर्ड के कैंडिडेट के तौर पे सबके सामने आ चुके हैं और लोग उन्हें डार्क क्लान के मुयोन से कंपेयर कर रहे हैं। जियोन सोच रहा था ये तो बहुत सारे हैं, उन सभी को सुनने में बहुत समय लग जाएगा। पर जियोन उन सभी की बात अच्छे से सुनता है, जिस वजह से रात हो जाती है। और सबकी बातें सुनने के बाद जियोन कहता है, मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप मेरे ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, पर मैं भी आप लोगों को कुछ कहना चाहता हूँ। मैं ऐसे लोगों के तलाश में हूँ जो कि मेरे साथ मेरे जर्नी में शामिल होंगे, ना कि बस टेस्ट में, जो कि मेरे कॉमरेड्स बनेंगे, मेरे सबऑर्डिनेट्स बनेंगे और हमेशा ही एक साथ मिलकर काम करेंगे। और हम सभी लोग मिलकर एक नए हेवनली डिमोनिक कल्ट की स्थापना करेंगे। ये कठिन रास्ता जरूर है, पर जो भी मेरे साथ है और होंगे, मैं उनका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। और अगर आपका कोई इरादा नहीं है मेरी जर्नी में शामिल होने का, तो मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट आपका एप्लीकेशन खारिज करता हूँ। गोवांग सोच रहा था, मेरे लॉर्ड अभी पहले से बहुत ज़्यादा समझदार और थॉटफुल हो गए हैं। पहली बार उन्होंने कहा था कि वो सिक्स क्लान्स के फाउंडेशन को चेंज कर देंगे, जो सुनकर सभी को लगा कि लॉर्ड सिक्स क्लान्स के अगेंस्ट दुश्मनी कर रहे हैं। इसलिए इस बार उन्होंने कहा कि वो हेवनली डिमोनिक कल्ट को चेंज करना चाहते हैं। इससे कैडेट्स को डर नहीं लगेगा, हमारे लॉर्ड वाइस लॉर्ड बनने के काबिल है। पर उन्हें आज भी कोई मेन क्लान बैक नहीं करती। मैं सोच रहा हूँ आखिर कितने ही लोग होंगे जो कि उनका सच में साथ देंगे। फिर एक कैडेट कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं ज्वाइन नहीं कर सकता क्योंकि मेरी क्लान साउंड क्लान को सर्व करती है। और ऐसे करके बहुत से कैडेट्स वापस चले जाते हैं। गोवांग सोच रहा था, लगा ही था कुछ ऐसा होगा। ये काफ़ी शर्म की बात है, पर इसमें उनकी कोई गलती नहीं। पर फिर भी बहुत से कैडेट्स अभी भी रुके हुए हैं। और उनमें से एक कैडेट कहता है, मास्टर के बातों को सुनने के बाद भले ही मेरे पास स्किल्स कम है, पर मैं आपको आपके जर्नी में साथ देना चाहता हूँ। और जितने भी कैडेट्स अभी भी खड़े हुए थे वो सभी कहते हैं कि हमें एक्सेप्ट कर लीजिए। तभी एक कैडेट कहता है, मास्टर जियोन, मैं आपके साथ अलग में थोड़ी बातें करना चाहता हूँ। गोवांग और वोमिन सोच रहे थे कि कैडेट तो कहीं देखा देखा लग रहा है और उन्हें याद आ जाता है कि इसका नाम है मोनग्यू। वोमिन फिर साउंड टेलीपैथी की मदद से जियोन को कहता है, लॉर्ड आपको कुछ भी करके मोनग्यू को हमारी टीम में शामिल करना ही होगा। जियोन पूछता है, आखिर ऐसा क्यों? वोमिन कहता है, मोनग्यू 9 काउंसिल एल्डर मुयोन का पोता है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर इन एल्डर्स की पोजीशन कल्ट में क्या होती है। कल्ट के टॉप पर आते हैं लॉर्ड, उसके बाद आते हैं 12 काउंसिल एल्डर्स जो कि डायरेक्टली लॉर्ड के नीचे होते हैं। 6 मेन क्लान्स के काउंसिल एल्डर को छोड़ दें तो बाकी जो 6 लोग हैं उन्होंने अपनी जगह अपनी एबिलिटी से हासिल करी है। अगर हम स्पेसिफिकली 9th काउंसिल एल्डर मुयोन की बात करें तो वह डार्क ड्रैगन पाम क्लान से बिलोंग करते हैं। उन्होंने लास्ट ग्रेट डिमोनिक वॉर में लड़ा था और उसी अचीवमेंट की वजह से वो आज यहाँ पर पहुँच पाए हैं। और इस ग्रेट डिमोनिक वॉर का मतलब है एक वॉर बिटवीन फोर्सेस ऑफ जस्टिस एंड डिमोनिक कल्ट। मुयोन के पास सिर्फ पावरफुल मार्शल आर्ट्स ही नहीं, उनके पास ग्रेट एक्यूमेन भी है, जिसकी मदद से उन्होंने डार्क ड्रैगन पाम क्लान को 6 क्लान्स के राइवल के तौर पे खड़ा कर दिया है। इसलिए डार्क ड्रैगन पाम क्लान के डिसेंडेंट को एक वाइस लॉर्ड के कैंडिडेट के तौर पे देखा जा रहा है। और प्रेजेंट में मोनग्यू लंगड़ाता हुआ चल रहा था, जो देखकर वोमिन और गोवांग सोच रहे थे उसे आखिर क्या हुआ, वो लंगड़ा क्यों रहा है। मोनग्यू फिर जियोन को साइड में लेकर आता है बात करने। मोनग्यू पूछता है, तुम्हारे पास अभी 6 नेम टैग्स है ना? जियोन कहता है, तुमने सही कहा। मोनग्यू कहता है कि उनमें से एक नेम टैग मेरा भी है। 6 मैन क्लास मुझे कंटिन्यूसली अपने ग्रुप में रिक्रूट करने की कोशिश कर रही थी क्योंकि मैं डार्क ड्रैगन पाम क्लान से बिलोंग करता हूँ और मैंने उन्हें हर बार ही मना किया। फिर यूचेन मेरे पास तीसरी बार आया और कहा कि मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, क्या तुम मेरे सबऑर्डिनेट बनोगे? मैंने कहा कि मुझे माफ़ कर दो, मैं न्यूट्रल लेना चाहता हूँ और मैंने मेरा माइंड बिल्कुल भी चेंज नहीं किया है। मैं सिंपली डिमोनिक एकेडमी के ऊपर ही फोकस करना चाहता हूँ। और मैंने जब यह कहा उसके बाद उसने अचानक ही मेरे ऊपर हमला कर दिया और आखिर में मैं हार गया। उसने बस मेरा येलो नेम टैग नहीं लिया, मेरा बायां पैर और दाहिना हाथ तोड़ दिया
और जाने से पहले धमकी देकर गया, अगर मैं थर्ड टेस्ट को पास करना चाहता हूँ तो मुझे उसके ग्रुप को ज्वाइन करना ही होगा। बाइक गुस्से में कहता है वो हरामी बस टैलेंटेड लोगों को लेने के लिए लालची नहीं, उनसे ऑब्सेस्ड है। मोनग्यू यहाँ पर कह रहा था मैं भी किसी भी ग्रुप को ज्वाइन करना चाहता हूँ और एक बार मैं रिकवर हो जाऊँ मैं बदला लेना चाहता हूँ, पर कोई भी ग्रुप मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रही क्योंकि मेरा एक हाथ और पैर टूटा हुआ है। जियोन कहता है अच्छा तो इसके बारे में तुम अभी क्या करना चाहते हो, पर मुझे लगता है कि अभी भी कुछ लोग होंगे जो कि तुम्हारे स्किल्स के बेस पर तुम्हें ले लेंगे। मोनग्यू कहता है मैंने एको लीडर से बात करी थी और वो मुझे लेने के लिए मान गई थी, पर उसने 2 घंटे के अंदर ही अपना माइंड चेंज कर दिया और उसे बाद में पता चला कि यूचे ने उसे ये सब करने को कहा था। हियोबोंग कहता है आखिर कौन इतना हरामी हो सकता है, ऑनेस्टली मुझे काफ़ी खुशी हो रही है कि लॉर्ड ने उसका दाहिना हाथ काट दिया है। मोनग्यू फिर कहता है मैं थर्ड टेस्ट को पास करने के साथ साथ रिकवर होकर बदला लेना चाह रहा था, तभी मैंने सुना कि तुमने उसका एक हाथ काट दिया है। ऑनेस्टली मुझे पता नहीं चल पा रहा था कि मुझे खुश होना चाहिए या दुखी, क्योंकि तुमने उसे मेरे पहले ही सबक सिखा दिया, इसलिए तुम्हें यह भी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। जियोन कहता है ये क्या कह रहे हो, मैं समझ पा रहा हूँ कि तुम्हें कठिन परिस्थिति में हो, पर तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं तुम्हारी रेस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा। तभी मोनग्यू नी डाउन कर कहता है मुझे माफ़ कर दो, मैं मेरे शब्दों के साथ ठीक नहीं हूँ और मैं काफ़ी डिप्रेस फील कर रहा हूँ तो मैं कुछ भी कह दे रहा हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे एक्सेप्ट करो मेरे टूटे हुए हाथ पैर को अनदेखा करके। जियोन कहता है तो क्या इसका मतलब तुम मुझे मेरे जर्नी में ज्वाइन करना चाहते हो या फिर तुम बस मेरे पास टेस्ट को पास करने के लिए आए हो। मोनग्यू फिर सोचने लगता है जब वो एकेडमी ज्वाइन करने के लिए जा रहा था उसके ग्रैंडफादर काउंसिल एल्डर मोनियो ने कहा था जब तुम एकेडमी को ज्वाइन करोगे हमेशा न्यूट्रल बने रहना, पर अगर तुम्हारे सामने कोई ऐसा आता है जिसे कि तुम सर्व करना चाहते हो, उससे अपना लॉर्ड मानते हो, तो कोई भी डिसीजन लेने से पहले उसे अच्छे से ऑब्जर्व करना। मोनग्यू कहता है क्या मैं तुम्हारे ग्रुप का भी ज्वाइन कर सकता हूँ और फिर तुम्हें बाद में बताऊँ कि मैं तुम्हारी जर्नी में शामिल होना चाहता हूँ या नहीं। मैं प्रॉमिस करता हूँ ज़्यादा समय नहीं लगेगा। जियोन कहता है अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें रिफ्यूज़ करता हूँ। वोमिन कहता है लॉर्ड ये क्या कर रहे हैं, वो अभी खराब परिस्थिति में है, क्यों ना आप उसके बारे में फिर से सोचें। वोमिन फिर साउंड टेलीपैथी की मदद से कहता है लॉर्ड आपको इसको लेकर बाद में रिग्रेट होगा अगर आप उसके जैसा टैलेंटेड कैडेट को जाने देते हैं। आखिर आप इतनी जल्दी गिव अप कैसे कर सकते हैं जिसे कि रिक्रूट करने के लिए दूसरे वाइस कैप्टन डेस्परेट है। गोवांग फिर टेलीपैथी की मदद से कहता है लॉर्ड मुझे लगता है अगर एक कैडेट इतना स्किल्ड है कि वो खुद एक लीडर बन सकता है, वो आपके सामने घुटना टेक कर खड़ा है आपके टीम को ज्वाइन करने के लिए, तो मुझे लगता है कि ज़्यादा चांसेस है वो हमारी जर्नी के लिए हाँ कह देगा। मुझे लगता है कि अच्छा होगा अगर आप उसे अभी के लिए एक्सेप्ट कर लेते हैं। जियोन कहता है अगर मैं उसके परिस्थिति की वजह से उसे एक्सेप्ट कर लेता हूँ तो दूसरे कैडेट्स का क्या जिन्हें मैंने रिजेक्ट किया है, मैं उस रूल से भाग नहीं सकता जिसको कि मैंने ही मेरे लिए तैयार किया है। मोनग्यू कहता है मास्टर क्या आप मुझे 4 दिन दे सकते हैं, तो जियोन कहता है कि नहीं। मोनग्यू कहता है 2 दिन, जियोन कहता है ना 1 दिन, पर फिर भी जियोन मना ही करता है। आखिर तुम इतने डेस्परेट क्यों है मेरे ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए। नैनो जल्दी से उसके फेशियल एक्सप्रेशंस को स्कैन करो। मोनग्यू कहता है क्योंकि मैं जानना चाह रहा हूँ कि आखिर आप किस तरह के इंसान हैं। नैनो तभी कहता है फेशियल एक्सप्रेशंस को रीड किया नहीं जा पा रहा। जियोन पूछता है ऐसा क्यों, तो नैनो कहता है क्योंकि टारगेट का फेस पूरा कवर्ड आर्टिफिशियल स्किन से। जियोन सोच रहा था उसके कान और गले की स्किन थोड़ी अलग लग रही है, क्या यह कोई ह्यूमन स्किन है, आखिर वो अपना फेस छुपा क्यों रहा है। नैनो मोनग्यू के पूरे बॉडी को स्कैन करने के बाद कहता है टारगेट के फेस को छोड़कर उसकी उम्र 15 से 17 साल के अंदर है और टारगेट का जेंडर है फीमेल। जियोन सोच रहा था क्या वो अपनी आइडेंटिटी। मोनग्यू भी जियोन को देखकर सोच रहा था मुझे लगता है कि वो मेरे कान और गले को देख रहे हैं, तो क्या यह नहीं हो सकता। आखिर वो ऐसा कुछ कैसे रियलाइज कर सकता है जो कि खुद लेफ्ट गार्डियन भी नोटिस नहीं कर पाए। जियोन कहता है तुम तक मोनग्यू तभी जल्दी से कहती है एक्चुअली मैं आपके जर्नी में शामिल होना चाहती हूँ, मैंने सोच लिया है, प्लीज मुझे एक्सेप्ट कर लीजिए। वोमिन और गोवांग सोच रहे थे उसने अचानक कितनी जल्दी सोच लिया। मोनग्यू जियोन को साउंड टेलीपैथी की मदद से कहती है तुम जो कहना चाह रहे हो मैं उसके बारे में प्राइवेट में बात करना चाहती हूँ। और फिर हमें पता चलता है कि वोमिन पहले मोनग्यू के टीम में हुआ करता था, उसके बाद सभी उसे टीम में वेलकम करते हैं। जो सोच रहा था अब जबकि मेरा ग्रुप बहुत ही बड़ा हो गया है मुझे ग्रुप्स को सही से देखना होगा। आज मुझे 26 लोगों ने ज्वाइन किया है, तो अभी मेरे ग्रुप में टोटल 53 कैडेट्स हैं। मेरे पास टोटल 6 नेम टैग्स हैं, तो मुझे उस हिसाब से ग्रुप्स को तैयार करना होगा। और मैंने टोटल 5 ग्रुप लीडर्स चुन लिए हैं। ग्रुप 1 का लीडर गोवांग, ग्रुप 2 का लीडर होगा बाइक, ग्रुप 3 का सांगवा जो कि फीमेल कैडेट्स को लीड करेगी, ग्रुप 4 का लीडर वोमिन और ग्रुप 5 का लीडर गालियन होगा जो कि पहले लीडर रह चुका है। और अब एकेडमी में जियोन के पास सबसे बड़ी टीम है। फिर सीन कट होता है रात को 8 बजे ट्रेनिंग फैसिलिटी के पीछे। जियोन और मोनग्यू दोनों यहाँ पर आए थे बात करने। मोनग्यू फिर पूरी बात बताना शुरू करती है। जियोन कहता है क्या ये तुम्हारे जुड़ो भाई का चेहरा है।
मुनग्यू कहती है कि तुमने सही कहा, मेरे जन्म से पहले मेरे फादर को एक मिशन में भेजा गया था जिसमें फोर्सेस ऑफ इविल ने छुपकर मेरे फादर को मार दिया और इस शौक की वजह से मेरी मदर मेरे भाई को जन्म देते हुए गुजर गई। मेरा भाई जिसका जन्म देने से पहले ही मदर गुजर गई थी, जिसकी वजह से उसका जन्म हुआ एक डिसेबिलिटी के साथ। इस सबसे मेरे ग्रैंडफादर को भी बहुत शौक लगा था, पर उन्होंने ये बात पूरी दुनिया से छुपाई। जियोन कहता है तुम एक जीनियस टैलेंटेड मार्शल आर्टिस्ट हो, तो तुम्हारा यह सच कभी ना कभी सबके सामने आ जाएगा, तो फिर आखिर सच को छुपाने का क्या फ़ायदा। मुनग्यू कहती है क्योंकि 6 मैन क्लान डार्क ड्रैगन पाम क्लान को उनके अधीन करना चाहती है और वो ये किसी भी हाल में करना चाहते हैं। वो लोग कंटिन्यूसली मैच मेकर भेजते ही रहते हैं ताकि क्लास के बीच में रिलेशन तैयार हो जाए। तो अगर उन्हें हमारे सिचुएशन के बारे में एकेडमी को ज्वाइन करने से पहले ही पता चल जाता तो तुम्हें पता होगा कि क्या क्या हो सकता था। जो सोच रहा था अच्छा तो ये बात है, और मैंने सुना था कि ट्रेडिशनली डार्क ड्रैगन पाम क्लान का लीडर हमेशा ही एक आदमी होता है। तो इस केस में अगर मुनग्यू की सच्चाई सबके सामने आ जाती तो मैच मेकर मुनग्यू के साथ ही 6 क्लान में से किसी एक के साथ करवा देता, जिस वजह से मुनग्यू के भाई मुनियू को एकेडमी को ज्वाइन करनी पड़ती और वो यहाँ पर काफ़ी इजीली मारा जाता या फिर उसे मार दिया जाता। और जब क्लान का कोई वंशज ही नहीं बचता तो 6 क्लान में से कोई एक क्लान डार्क ड्रैगन पाम क्लान को एब्जॉर्ब कर लेती, जिस वजह से उस क्लान में पावर बढ़ जाता बाकी 5 क्लान से और 6 क्लान में डिसबैलेंस क्रिएट हो जाती। मुनग्यू फिर कहती है इसलिए मैंने एकेडमी को एक लड़का बनकर ज्वाइन किया। अगर मैं एक अच्छा रिजल्ट ला पाती हूँ तो 6 क्लान्स भी इजीली हमारे ऊपर पंगा लेने नहीं आएंगे। जियोन कहता है किसी को तुम्हारे जेंडर के बारे में नहीं पता, तो तुमने अपना नाम अपने भाई के नाम पे क्यों नहीं रखा। मुनग्यू कहती है ये मैंने इसलिए किया, अगर मेरे सीक्रेट के बारे में पता चल जाता है मैं पकड़ी जाती हूँ तो इसके लिए बस मुझे ही सज़ा मिले, ना कि मेरे भाई और मेरे क्लान को। मुनग्यू फिर चली जाती है और जियोन सोच रहा था उसके बैक स्टोरी बहुत ही दुखद है और वो भी बड़ी हुई अपने पेरेंट्स के बिना। मुनग्यू फिर कहती है कि तुम्हें भी पता है कि मैं ह्यूमन मास्क क्यों पहनती हूँ, तो प्लीज़ अपना प्रॉमिस रखना और इसके बारे में किसी को भी मत बताना। जियोन कहता है मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं इसके बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगा, पर क्या तुम्हारी वॉइस भी मॉडिफाइड है। मुनग्यू कहती है ऑफ कोर्स, और अगर चीज़ें थोड़ी सी भी इधर उधर हुई तो मैं पकड़ी जाऊंगी। जियोन सोच रहा था जब वो अपनी वॉइस मोटा करके बात करने की कोशिश कर रही है उसका वॉइस ऐसा लग रहा है कि उसे खराश हो गई है, पर चलो क्लियर हो गया कि वो एक लड़की है। मुनग्यू कहती है मुझे मेरे नेचुरल वॉइस में बात करने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, पर मैं जब भी मेरे वॉइस को फोर्स करती हूँ तो काफ़ी हस्कियार हो जाता है। मुनग्यू को फिर कुछ याद आता है और वो कहती है अभी टाइम हो गया है मास्क में ग्लू लगाने का, अगर मैं रोज़ ग्लू नहीं लगाऊंगी तो ये मास्क कभी भी गिर सकता है। मुनग्यू फिर जब अपना मास्क उतारती है तो जियोन उसे देखकर देखता ही रह गया था और कह रहा था तो क्या इसे ही खूबसूरत कहा जाता है। मुनग्यू फिर कहती है कि मैं बहुत ही खुश हूँ कि आप मेरे मास्टर हैं, और ये एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ये था आज का एपिसोड, तो जल्दी से कमेंट करके बताओ कि तुम्हें ये एपिसोड और मेरी नरेशन कैसी लगी, और अगर तुम्हें मेरे एफर्ट्स पसंद आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट कर देना ताकि तुमसे ऐसी वीडियोस मिस ना हो जाए।